जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों का हल कैसे किया जाएगा, और 2007 का जो विधि प्रश्न पत्र तृतीय है उसका हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज हम घातांक से आगे का चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। एक चीज़ हमने देखा है, चाहे किसी का भी वीडियो हो, यदि कोई सीरीज में वीडियो बना रहा है या कोई सब्जेक्ट पे उसका संपूर्ण वीडियो है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही देखिए, लेकिन यदि मेरा वीडियो कोई देख रहा है तो मेरा निवेदन है उससे कि आखिरी तक देखेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब कहीं ना कहीं से उस विशेषता में आपको लाभ मिलेगा, ये मेरा मानना है। आते हैं विषय पर। हम लोग चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आखिरी है, चौथा का डी, अंतर स्पष्ट करने वाला था। सदोष मानववध एवं हत्या, इसमें अंतर क्या है? चूँकि ये टॉपिक टिप्पणी में दिया है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये मेंस का जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा जो है मेंस का जो क्वेश्चन बनता है उसमें लिखने के लिए भी देता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने टिप्पणी का दे दिया है। लिखना तो फिर भी वही है। और अगर जो आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे 2007 से लेकर के 2018 तक, तो ये घूम फिर करके ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, चाहे टिप्पणी में आ रहा है या मेन क्वेश्चन में ही आ जा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हत्या और आपराधिक मानववध में क्या अंतर है, इसको जान लेना। तो सबसे पहले तो इसमें जो लीडिंग केस है रेग बनाम गोविंदा का, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना इसका अंतर लिखा ही नहीं जा सकता है। आज तक जितने भी केसों का अंतर किया गया, कहीं ना कहीं घूम फिर के इसी केस के इर्द गिर्द ही मंडराते हैं। तो हमें तो सबसे पहले जो बेयर लैंग्वेज है उसका पहले वर्णन कर देना है, यानी कि जो धारा 299 में 3 खंड है उसका वर्णन कर देना है, और धारा 300 में जो 4 खंड है उसका वर्णन कर देना है। अब कंपेयर जो किया जाएगा वो रेग बनाम गोविंदा के वाद के मामले में किया गया था, उसी के अनुसार किया जाएगा, और बाकी के जो 1-2 केस हैं उसका भी वर्णन हम उसी के अनुसार कर देंगे। तो देखते हैं पहले धारा 300 में और 299 में क्या है लिखा हुआ, इसको पहले हम लोग वर्णन कर लेते हैं। तो जब धारा 299 को हम लोग देखते हैं आपराधिक मानववध के बारे में, तो उसमें 3 खंड है। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति मानववध तब कारित करता है जब कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो, ए मृत्यु कारित करने के आशय से, बी कह रहा है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु हो जाना संभाव्य हो, और सी कह रहा है कि इस ज्ञान से कि ऐसे कार्य द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है किया गया है। अब वहीं जब धारा 300 को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 4 खंड दिए गए हैं। ये कह रहा है कि धारा 300 में वर्णित अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई हो। तीसरा कह रहा है किसी व्यक्ति को शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से, और वह शारीरिक उपहति जिसे कारित करने का आशय हो प्रकृति के समान अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। और आखिरी चौथा कह रहा है कि इस ज्ञान से कि वह कार्य आसन्न संकट से इतना परिपूर्ण है कि हर अधिसंभाव्यता के अंतर्गत उस कार्य से मृत्यु हो जाएगी, या ऐसी शारीरिक उपहति जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो किया गया हो। तो अब इन चारों खंडों का और धारा 299 की 3 खंडों का कंपेयर करके रेग बनाम गोविंदा में बातें स्पष्ट की गई हैं कि कैसे आप इस चीज़ को निर्धारण करेंगे कि कोई हत्या है कि आपराधिक मानववध है। तो जो खंड ए है 299 का और धारा 300 का 1 है, उसका यदि कंपेयर करते हैं रेग बनाम गोविंदा के अनुसार मैं कर रहा हूँ और जो इसमें बताया गया है,
तो पहला अंतर ये है कि जहां जान से मारने का आशय हो वहां अपराध हत्या है, जब तक कि वह धारा 300 के अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि यदि आशय से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है तो वो हत्या होगा, लेकिन यदि वो उसके अपवाद के श्रेणी में आ रहा है, जो धारा 300 के 5 अपवाद हैं, तो वो आपराधिक मानवबध में आ जाएगा। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये कह रहा है कि जो इसका धारा 299 का सेकंड है और धारा 300 का जो सेकंड है, तो इसमें अंतर ये कह रहा है कि इस ज्ञान पर आधारित है कि जिस व्यक्ति की उपहत्या कारित की गई है उसकी मृत्यु होना संभाव्य है। यदि मृत्यु कार्य का संभाव्य परिणाम है तो आपराधिक मानवबध है, और यदि वह अधिसंभाव्य है तो हत्या है। अब इस दोनों में अंतर बस इतना है कि यहाँ अगर जो संभाव्यता की स्थिति आती है तो वो आपराधिक मानवबध होगा, और अधिसंभाव्यता यानी कि हाईली इम्प्रोबेबिलिटी की स्थिति आएगी तो वो सीधे सीधे हत्या में चला जाएगा। अब उसके बाद से तीसरा है आपका, जो इसी के खंड बी को ही कंपेयर कर रहा है उसके जो है धारा 300 के तीसरे उपखंड से। तो ये कह रहा है कि तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि कारित अपराध आपराधिक मानवबध होगा यदि शारीरिक उपहत्या ऐसी है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। वहाँ क्या था कि ज्ञान के आधार पर था संभाव्यता, अब यहाँ मृत्यु क्या है, शारीरिक उपहत्या के आधार पर संभाव्यता है कि उसकी मृत्यु यदि संभाव्य है तो आपराधिक मानवबध है। और दूसरा ये करे कि वह तब हत्या होगा जब शारीरिक उपहत्या ऐसी हो जो प्रकृति के समान अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। यानी कि जो सामान्य स्थिति है उसमें आपराधिक मानवबध होगा, और जो ही वो सामान्य अनुक्रम में, जो प्रकृति के समान अनुक्रम में किसी की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होगा तो वो हत्या की श्रेणी में आ जाएगा। आखिरी इसका जो सी है 299 का जो तीसरा है और धारा 300 का जो चौथा खंड है, उसका कंपेयर करके इसमें अंतर स्पष्ट किया गया है। तो ये कह रहा है कि धारा जहां न तो मृत्यु कारित करने का आशय हो और न ही शारीरिक क्षति कारित करने का, किंतु अपराधी को यह ज्ञान अवश्य रहता है कि कार्य संकटपूर्ण है अतः मृत्यु होना संभाव्य है। तो जब 299 की स्थिति का जो तीसरा देखेंगे तो इसमें इस बात का पता रहता है अपराधी को कि उसका कार्य इतना संकटपूर्ण है कि उससे मृत्यु होना संभाव्य हो सकता है। अब जब वहीं धारा 300 का चौथा खंड देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि अत्यधिक मात्रा अपेक्षित है जबकि सी में केवल संभाव्यता है। यानी कि देखिए होता क्या है कि जब किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से किसी के पैर पर आप मारते हैं, किसी के आप हाथ पर मारते हैं या किसी विदाउट वाइटल पार्ट पे मारते हैं तो वहाँ आपराधिक मानवबध होने की स्थिति हो सकती है। लेकिन ज्यों ही आप किसी के ब्लंट ऑब्जेक्ट से या किसी धारदार हथियार से आप वाइटल पार्ट पर किसी के क्षति करते हैं तो ये सीधा सीधा ये होता है कि यदि बच गया तो 307, नहीं बचा तो 302, क्योंकि वाइटल पार्ट पर चोट कारित करने से ये एकदम हाईली प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप मृत्यु कारित करने के ही आशय से आप उस पर क्षति कारित करें। जैसे किसी को मान लीजिए कि सर पे लाठी से कई लाठी मार देना, सीधी सी बात है खोपड़ी फट जाएगा, वो मर जाएगा। या किसी को गोली से सीधे सीने पे मार देना, वो मर जाएगा। खोपड़ी मार देना, मर जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो कार्य का प्रकृति है ये बताता है कि वो आपराधिक मानवबध की श्रेणी में है कि वो हत्या की श्रेणी में है। और दूसरा एक सामान्य जो है आप अंतर चाहें तो कर सकते हैं, जैसे दंड के प्रश्न पर, जैसे कि इसमें होता है ना कि 302 में आप आजीवन कारावास से मृत्यु का ही सजा दिया जा सकता है, अब उसमें 304 है, उसमें भी क्लास ए है, क्लास बी है। तो इस तरीके से आप इसका भी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद से 2 केस है, इसमें भी अंतर बताया गया है। इसमें कहा गया स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम पुनैया 1974 का मामला है। इसमें कहा गया है कि संहिता आईपीसी व्यवहारतः 3 प्रकार के मानवबध को मान्यता देती है। पहला कह रहा है कि प्रथम कोटि का सदोष मानवबध धारा 300 के अंतर्गत हत्या के रूप में परिभाषित है, यह गंभीरतम प्रकार का सदोष मानवबध है। दूसरा कह रहा है कि सदोष मानवबध धारा 304 के प्रथम खंड के अंतर्गत दंडनीय है। और तीसरा कह रहा है कि तृतीय कोटि का सदोष मानवबध सबसे हल्का है, यह 304 के खंड 2 में दंडनीय है। अब दूसरा इसका कह रहा है कि न्यायालय को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि
परिवादित मृत्यु अभिकथन के कृत्य से फलित हुआ है? यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक पाया जाता है तब धारा 300 पर विचार किया जाना चाहिए। तीसरा इसका अंतर कह रहा है कि यदि मामला धारा 300 की परिधि में नहीं आता तो यह हत्या नहीं होगा, यदि मामला धारा 300 के अपवाद में आ जाता है तो भी यह हत्या नहीं होगा। तो इस केस में भी कोशिश किया गया है कि अंतर स्पष्ट किया जाए। पुनः सरबजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1983 का मामला है, ये भी एक प्रकार से लीडिंग केस है। अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका जो सारांश ये कह रहे हैं कि सारांश रूप में कहा जा सकता है कि जहां मार डालने का आशय होता है अपराधी हत्या के लिए उत्तरदायी होता है, किंतु अन्य समस्त मामलों में नहीं। आपराधिक मानववध तथा हत्या के बीच अंतर केवल मृत्यु कारित होने की अधिसंभाव्यता की विभिन्न मात्राओं पर निर्भर करता है। जहां पर यह ज्ञात रहा हो कि कार्य से मृत्यु हो जानी संभाव्य थी तो कार्य आपराधिक मानववध होगा। कार्य उस समय हत्या होगा जब निश्चित रूप से ज्ञात हो कि मृत्यु ही इसका अत्यधिक या अधिक संभाव्य परिणाम होगा। यहाँ भी हाईली प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है, यानी कि जब पहला तो सीधा सीधा जो अपवाद है उसका, यदि वो क्योंकि सीधे कह रहा है कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या है सिवाय अपवादों के, तो ये टाइटल में ही दे दिया है। तो अब यदि जो अपवाद में आते हैं तो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, वो आपराधिक मानववध में आएगा। लेकिन जहां हाईली प्रोबेबिलिटी की स्थिति है कि मृत्यु होना ही है आपके किसी कार्य से, तो वो सीधे सीधे वो हत्या में आएगा, और अगर जो संभाव्यता है तो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आपराधिक मानववध और हत्या का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AXYZ तथा 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, नहीं सॉरी, यहां थोड़ा सा हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लगे। हाँ, इसके बाद से अब आपका लोकल लॉ का क्वेश्चन आ गया है, और लोकल लॉ में ये उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम से क्वेश्चन है, तो इसका व्याख्या करने का कोई रिलेवेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी UPZ एक्ट से ही है, इसका भी व्याख्या नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद से क्वेश्चन आता है 6A। क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन उत्तर इसका बहुत शॉर्ट में दिया जा सकता है। अब ये हायर जुडिशरी में एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हैं, इसी में मैक्सिमम टाइम निकल जाता है पढ़ने में, और एक झटके में यदि क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो निश्चित रूप से इसका उत्तर गलत हो सकता है। अब देखा जाए तो 6A का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक भवन स्वामी द्वारा किराएदार के विरुद्ध बकाये किराए की वसूली एवं बेदखली के लिए वाद नियमित न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। संबंधित वाद पक्षकारों के तर्कों को सुनने के बाद आज्ञप्ति पारित किया जाता है। आज्ञप्ति के निष्पादन के समय निर्णीत ऋणी यह आपत्ति दर्ज करता है कि आज्ञप्ति का निष्पादन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई है जिसको क्षेत्राधिकार नहीं था। वह अग्रेतर यह भी कहता है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संशोधित किया गया है, ऐसा वाद लघुवाद न्यायालय के समक्ष चलाना चाहिए। वह अग्रेतर यह भी कहता है कि भवन स्वामी द्वारा किराएदारी के समापन हेतु दी गई नोटिस त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि उसमें किराएदारी के समापन हेतु कोई बात नहीं कही गई है। भवन स्वामी डिक्रीदार यह कहता है कि उक्त प्रश्न निष्पादन न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता क्योंकि ये मूल वाद में नहीं उठाए गए थे। निर्णीत ऋणी प्रत्युत्तर में यह कहता है कि यह मुद्दा न्यायालय के क्षेत्राधिकार से है, जो चल रहा मुद्दा मामले की जड़ तक से संबंधित है, अतः डिक्री निष्पादन योग्य नहीं है, विवाद का निर्धारण करें। तो ये घुमा फिरा करके इस क्वेश्चन का केवल भ्रमित करने का आशय रहा है कि आपको लेकर के चला जाए उस क्या नाम है कि वहाँ पे यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट में, जबकि इसका सीधे सीधे CPC से संबंधित है, धारा 47 से रिलेट करता है और धारा 21 और 22 से संबंधित है कि कब आप आक्षेप करेंगे। तो इसमें देखिए 3 प्रश्न बनाए गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या भवन स्वामी द्वारा दी गई किराएदार को बेदखली की नोटिस त्रुटिपूर्ण थी। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि क्या क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न प्रारंभिक अवस्था पर उठना चाहिए था। और तीसरा प्रश्न ये बन रहा है कि क्या क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न निर्णय की जड़ को काटती है। तो अब देखिए जो
पहला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर ये होगा कि कोई भी आक्षेप, चाहे वो क्षेत्राधिकार से संबंधित हो, चाहे वो किसी प्रोसीजर से संबंधित हो, उसी न्यायालय में प्रथम बार की अवस्था में और किसी अन्य स्टेज पे यदि देखा जाए तो विवादक की रचना से पूर्व किया जाए, या उस विवादक की जब रचना हो रही है उस समय तक किया जाना चाहिए, उसके बाद नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर तो इसका जो प्रथम जो एलिगेशन लगाया गया है उसको प्रतिवादी को खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा है कि क्या क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न प्रारंभिक अवस्था पर उठाना चाहिए, तो यस, इसका उत्तर भी जब धारा सीपीसी के 21 और 22 पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात कही गई है कि प्रथम बार के न्यायालय में उठाना चाहिए, और वह भी जब विवादक विरचना की जा रही है उसी समय या उसके पूर्व उठाना चाहिए, उसके पश्चात नहीं। तीसरा है कि क्या क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न निर्णय की जड़ को काटती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें धारा 47 में मिलता है सीपीसी के, और धारा 47 में ये कहा गया है कि निष्पादन न्यायालय द्वारा किन किन बातों का विनिश्चय किया जाएगा। तो उसमें 3 बातें कही गई हैं कि डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन एवं तुष्टि से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो उसको उठाया जाएगा, क्योंकि जब आप रेस जुडिकाटा का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक बात ये भी पढ़ने को मिलता है कि यह निष्पादन कार्रवाइयों पर भी लागू होता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति डिक्री के निष्पादन कराना चाहता है लेकिन उन्मोचन और तुष्टि से संबंधित किसी प्रश्न को नहीं उठाता है तो बाद में उस चीज़ को नहीं चैलेंज कर सकता है, उसको उसी समय चैलेंज करना है, यानी कि ये निष्पादन कार्रवाइयों पर भी रेस जुडिकाटा लागू होता है। तो इसका उत्तर यदि देखा जाए तो इसमें चूंकि प्रश्न में भी वादी ने प्रतिवादी की डिक्री पारित करने के संबंध में केवल यह तर्क उठाया है कि उसे अधिकारता संबंधी प्रतिवाद प्रारंभिक अवस्था पर उठाना चाहिए था, और वादी यह स्वीकारता है कि न्यायालय को अधिकारता नहीं थी, यानी कि इस बात को स्वीकार करके वादी भी चल रहा है कि वाकई में उसकी अधिकारता नहीं थी, तो इस आधार पर उसके डिक्री का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब वादी खुद एक्सेप्ट कर ले रहा है तो प्रतिवादी की बात तो न्यायालय मानेगी ही मानेगी। तो इस स्टेज पर उसके डिक्री का निष्पादन नहीं होगा, क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण है। जुडिक्शन का अभाव होने के नाते कोई भी रीजनेबल सुनवाई नहीं हो सकती, यानी कि इंड ऑफ जस्टिस या फेलोर ऑफ जस्टिस की स्थिति बनी रहेगी। अतः कोई भी कंपिटेंट न्यायालय में ही जब तक सुनवाई न हो तब तक, चूंकि यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा वादी, नहीं एक्सेप्ट करता तो ये भी कोई महत्व का प्रश्न नहीं रहता, फिर वादी के फेवर में डिसीजन हो जाता है, यानी कि एग्जीक्यूशन हो जाता है। इसमें 2 केस है। एक केस है हसन अब्बास सैयद बनाम अब्बास सैयद। इसमें जो तृतीय क्वेश्चन का जो आंसर है, इस बात को कहा गया है कि इसमें जो 3 शक्तियां दी गई हैं न्यायालय की, कि एक तो निष्पादन करा सकता है निष्पादन न्यायालय द्वारा, एक दूसरा ये कह रहा है कि उसका तुष्टि कराया जा सकता है, और तीसरा कह रहा है कि कोई उन्मोचन से संबंधित हो तो उसका भी अवधारण किया जाएगा। अब श्रवण कुमार बनाम मदन लाल अग्रवाल के मामले में कहा गया था कि जब डिक्री ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई है जिसे डिक्री पारित करने की अधिकारता नहीं थी, जैसे स्थानीय अधिकारता या धन संबंधी अधिकारता या विषय वस्तु संबंधी अधिकारता के आधार पर की गई आपत्ति निष्पादन न्यायालय द्वारा ग्रहण की जाएगी, क्योंकि बिना अधिकारता के पारित की गई कोई भी डिक्री अकृत्य एवं शून्य है। तो इस आधार पर देखा जाए तो प्रतिवादी का जो आधार लिया गया है वो स्वीकार किया जाएगा निष्पादन न्यायालय द्वारा, और उसको प्रतिवादी के फेवर में ध्यान को रखते हुए उसके बातों को निष्पादन कार्रवाई को रोक दी जाएगी, और उसको कहा जाएगा कि अब प्रॉपर सुनवाई फिर से करवाइए। तो इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण होता है। अब उसके बाद से एक क्वेश्चन और आ रहा है इसी से रिलेटेड। बकाया किराए और बेदखली के एक वाद में एक भवन स्वामी और किराएदार बेदखली के मामले में किराएदार द्वारा वाद इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि किराएदार ने किराए के भुगतान में चूक की, इसका समझौता हुआ। समझौता विलेख प्रावधानित करता है कि यदि प्रतिवादी वादी को लगातार किराए का भुगतान करता है तो वादी को किराएदार की बेदखली का अधिकार नहीं होगा। कुछ वर्षों के बीत जाने के उपरांत वादी ने वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए और बेदखली से विनियमन अधिनियम की धारा 21(1) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र किराएदार के भवन
निर्मुक्ति के लिए प्रस्तुत करता है? क्या किराएदार उपरोक्त समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक प्रतिवाद प्रार्थना पत्र की पोषणीयता के आधार पर प्रस्तुत कर सकता है? देखिए, ये बहुत ही एचजीएस का एक सबसे बड़ा महत्व यह है कि क्वेश्चन इतना घुमा करके पूछा जाता है कि आपके दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएंगी। यदि आप, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि यदि ध्यानपूर्वक यदि क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि 100% आपका उत्तर गलत होगा। अब यहाँ देखिए, दो धाराओं को एक साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दिया है। धारा 20 का स्वयं जो है क्लास 1 और धारा 21 का क्लास 1, और इसमें कंपेयर करके क्वेश्चन कर रहा है। क्योंकि जब 20 का पढ़ेंगे ना तो उसमें 20 में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी आधार पर किसी भी किराएदार को बेदखल नहीं किया जाएगा, सिवाय जो है धारा 2 में जो आधार दिए गए हैं। अब इसमें भी एक बात कही गई है कि जब 20 को आप पढ़ेंगे तो 20 में ये बात कही गई, किसी प्रकार का यदि आपस में समझौता हुआ है किसी पक्षकार द्वारा तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। यानी कि यदि मान लीजिए कोई मुकदमा दाखिल किया किसी वादी ने और प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया कि हमें 6 महीने का मोहलत दिया जाए, मैं 6 महीने बाद खाली कर दूंगा, या वो 3 महीने का मोहलत ले लिया कि 3 महीने बाद मैं खाली कर दूंगा, तो इस प्रकार का यदि कोई एग्रीमेंट कर लिया है तो उस पर ये लागू नहीं होगा नियम। जबकि उपधारा 2 ये कह रहा है कि उपधारा 2 के सिवाय किसी आधार पर बेदखली नहीं की जाएगी। तो वो जो उपधारा 1 है, उपधारा 1 में जो बताए गए हैं प्रोविजो के रूप में कि यदि कोई आपसी निबंधन है किसी कार्रवाई के दौरान और उस समझौते के आधार पर यदि कोई बात किया जा रहा है तो बेदखल नहीं किया जाएगा। अब चूंकि प्रतिवादी और वादी ने आपस में समझौता कर लिया है कि लगातार वो किराया देता रहेगा और मकान मालिक उसको फिर अपने मकान से खाली नहीं करेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है, इस क्वेश्चन का देखिए घुमाने का तरीका क्या है कि प्रश्न ये उठता है कि क्या धारा 21(1) के अधीन जो निर्मुक्ति का बात कही गई है कि जो आवश्यकता के आधार पे या कोई मकान जीर्णावस्था में आ गया है तो उस आधार पर उसको जो है निर्मुक्त कराया जाएगा, तो क्या वो भी इसके द्वारा बाधित होगा? तो नहीं। यदि जिस बात की समझौता के लिए वो आधार बनाए गए थे तो उसी बात के लिए वो बाधित होगा, न कि सारे राइट्स को जो है खत्म कर दिया जाएगा। कहीं से भी एक एग्रीमेंट कर लेने से धारा 21 पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो धारा 20 में वो ग्राउंड दिए गए हैं उस ग्राउंड पर प्रभाव पड़ेगा। यदि लगातार किराएदारी दे रहा है और किराएदारी में कोई चूक नहीं कर रहा है तो उस आधार पर तो उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है। लेकिन धारा 20 के ही जो अन्य आधार दिए गए हैं या धारा 21 के जो अन्य 2 आधार दिए गए हैं, अगर उस आधार पर वो चाहे तो बेदखली का या निर्मुक्ति का आदेश पारित करवाना तो करवा सकता है न्यायालय द्वारा, क्योंकि उसमें जिस आधार पर उसने एग्रीमेंट किया है उस आधार पर तो स्टॉपेल का सिद्धांत होगा, उसके खिलाफ वो नहीं कर सकता है, एग्रीमेंट किया है। लेकिन अन्य आधार तो उसके बने हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि अन्य आधार पर जैसे 20 में ही कई आधार दिए गए हैं कि भाई उसको सिकमी किराएदार रख लिया है या उसका घर जो है किसी अवैध प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया, उसे दूषित किया गया, तो इन आधारों पे तो खाली करवा ही सकता है, क्योंकि किराएदारी जो लगातार महीने में दे रहा है वो अलग विषय हो गया, अन्य आधार अलग विषय हो गया। इसी प्रकार जो 21A है वो उससे बाधित नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो आधार दिए गए हैं वो अलग किस्म के आधार हैं। तो इसका आंसर ये है कि घुमा करके आपको लिखना है दोनों का निष्कर्ष के रूप में कि नहीं, ये वादी अपने वाद में सफल होगा, प्रतिवादी इसका प्रतिवाद नहीं कर सकता है, चूंकि उसने सिर्फ एक विषय बिंदु पर उसने एग्रीमेंट किया था, बाकी के आधार उसके बने रहेंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर पूरा किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है 7A, नगर पालिका परिषद के चुने हुए अध्यक्ष एवं सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? हटाने के आधारों को बताएं। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के सुसंगत प्रावधानों को संदर्भित करें। तो इस विषय पे जब हमारा आप देखेंगे लोकल लॉ का जो भी वीडियो हमने बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हमने, वो समग्र रूप से सारे चीज़ों का व्याख्या मैंने किया जो मेंस में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब जैसे एक अध्यक्ष का और सदस्य का टर्म्स कैसे समाप्त होता है तो उसमें हमने इस सेक्शन को भी समाहित करते हुए व्याख्या किया है। जैसे धारा 40 में बताया गया है कि एक सदस्य को किस तरीके से हटाया जा सकता है, वहीं धारा 48 में बताया गया है कि एक अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है उसके पद से। तो ये तो केवल 2 सेक्शन में ही इसका आंसर पूर्ण हो जाएगा, लेकिन हमने एक टर्म कैसे समाप्त होता है एक अध्यक्ष का और एक सदस्य का पूरा उसका विस्तृत व्याख्या किया है। तो कृपया आप लोग मेरा जो है यूपी लोकल लॉ का वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोग के मेंस में जरूर काम आएगा।
तो इसमें ये सब रटने वाला क्वेश्चन है और इसको पूरा का पूरा वैसे रटना पड़ेगा, या शॉर्ट फॉर्म में आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ सरसरी निगाह से। अब ये कह रहा है कि सदस्य के हटाया जाना, धारा 40 में कह रहा है कि हाँ एक चीज़ और है इसमें, चाहे सदस्य को हटाना हो चाहे अध्यक्ष को हटाना हो, सिर्फ राज्य सरकार को ही पावर है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं है कि वो हटा सके। अब धारा 40 में उन आधारों का बताया गया है जिसके आधार पर राज्य सरकार नगरपालिका के सदस्य को हटा सकता है। पहला ग्राउंड है नगरपालिका की स्वीकृति के बिना 3 माह से अधिक या लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा। उल्लेखनीय है कि यदि सदस्य विचाराधीन बंदी यानी कि राजबंदी या राजनीतिक बंदी के रूप में कारावास में हो तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। बी इसका आधार कार्ड है कि धारा 12 घ और धारा 13 घ में वर्णित निरोगता उपगत कर लिया हो। तीसरा कार्य इसका आधार की नगर पालिका द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानबूझकर कोई अंश हित या उपगत कर लिया हो। चौथा इसका ग्राउंड है धारा 82 में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी ऐसे विषय में भागीदार की हैसियत से कोई निजी हित रहा हो या जिनमें मुवक्किल मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप से हितबद्ध रहा हो। नेक्स्ट आधार है नगर पालिका के विरुद्ध वाद में विधि व्यवसायी के रूप में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया हो। और नेक्स्ट है नगर पालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास का स्थान परिवर्तित कर लिया है, अर्थात वह संबंधित नगर पालिका का निवासी नहीं रह गया है। लास्ट में है नगर पालिका के अधिवेशनों में बार बार कदाचार का दोषी रहा हो तथा जिसकी शिकायत अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा राज्य सरकार को की गई हो। और लास्ट में है राज्य सरकार किसी सदस्य को हटा सकती है जिसने उसकी राय में अपने पद पर जानबूझकर इतना उल्लंघन किया है कि वह सदस्य पर बने रहने के अयोग्य है। तो इसके एक प्रोविजो है कि उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा किसी सदस्य को हटाने से पूर्व उसे सुनवाई का सम्यक अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार धारा 40 में है और धारा 48 में उसी तरीके से अध्यक्ष को भी हटाने की बात कही गई है और लगभग कुछ ना कुछ इसमें मिलता जुलता ग्राउंड है, थोड़ा बहुत अलग है। आप लोग एक बार जरूर इसको एक्ट से ही देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और ये इसमें कहीं एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हूबहू रट कर के लिखने वाली क्वेश्चन है और रटना ही पड़ेगा। या सार संदर्भित उसका उत्तर देना चाहें तो एक दे सकते हैं, लेकिन यदि रट के लिखे रहेंगे तो देने में उत्तर आसानी होगी। ठीक है, और हम अगले क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।